मे आई कम इन सर? यस, कम इन। नमस्ते नमस्ते नमस्कार, सर। बैठ जाएं। आपने वैक्सीन लिया हुआ है, दोनों डोज? नो सर, मैंने सेकंड डोज नहीं लिया नहीं है। लिया है। अभी कोई कोविड के कोई लक्षण तो नहीं है ना? नो सर। तो आप मास्क खोल सकते हैं। थैंक यू। अपना एक संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर, मेरा नाम नितिन है। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किया है। मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ साइंस किया है और उसके बाद से सर मैं सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं सर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी लिटरेचर परस्यू कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को लेके आपका क्या विज़न है, क्या सपने हैं आपके जो आप पूरा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए? सर, उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। सर, मेरा जो फर्स्ट ड्रीम है टेकिंग माय स्टेट इज़ कि मेरे स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए। और अगर हमारे स्टेट की पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल होगी तो निश्चित तौर पर जो जीडीपी है, एसजीडीपी हो या नेशनल जीडीपी हो, उसमें ये स्टेट जो है अच्छा योगदान कर पाएगा। सेकंड थिंग इज सर कि उत्तर प्रदेश मुख्यतः कृषि पर निर्भर राज्य है। तो सर, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था भी एज वी नो कि कृषि पर ही मुख्यतः निर्भर करती है, तो सर अगर हम कृषि में कुछ अच्छा कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को भी कृषि में अप्लाई कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम उत्तर प्रदेश को एक बेहतर राज्य के रूप में सामने ला पाएंगे। तो आपने कृषि व्यवस्था की बात की, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लाने की बात की कृषि व्यवस्था में। हमें ये बताइए कि प्रायः माना जाता है कि कृषि के लिए जितना लेबर फोर्स की ज़रूरत है यूपी में, उससे कहीं ज़्यादा, ओवर पॉपुलेशन आप कह रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। जो एक्सेस लोग जो कृषि पर निर्भर हैं, उन लोगों को कैसे आप रिहैबिलिटेट करेंगे? सर, जहाँ तक डाटा कहता है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मतलब भारत देश की बात की जाए तो सर ज़्यादातर जो जनसंख्या है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। लेकिन सर कहीं ना कहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी है कि हम अपनी शेष बची हुई जनसंख्या को, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं कृषि से। सर, आपने रिहेबिलिटेशन की बात की है। सॉरी सर, मैं ये रेफरेंस समझ नहीं पा मतलब रहा। रिहैबिलिटेशन, इनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे आप? यस सर। सर, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें उनके कौशल विकास पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, आज शिक्षा व्यवस्था में भी हम सुधार करके कौशल विकास पे ध्यान देके निश्चित तौर पर उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि सर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आज ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, आज ग्रीन मोबिलाइजेशन के क्षेत्र में जो है युवाओं की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा युवाओं की ज़रूरत है। और जैसा कि आईएमएफ भी मतलब संकेत देता है कि यदि भारतीय जनसंख्या को ह्यूमन कैपिटल के रूप में दर्शा के ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में या फिर आज जो रोबोटिक्स है उस क्षेत्र में लाया जाए, तो निश्चित तौर पर एक तरफ तो हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे और दूसरी तरफ हम सर जो ह्यूमन कैपिटल है उसके लिए भी इस देश में कर पाएंगे कुछ अच्छा। आपने जीडीपी की बात की। एक एसडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नाम सुना है? यस सर। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है राज्य की उन्नति के लिए एसडीआई का ज़्यादा अच्छा होना बेहतर है या जीडीपी का ग्रो करना बेहतर है? आई थिंक सर सबसे बेहतर स्थिति ये होगी कि दोनों का सामंजस्य हो, दोनों ही एक इक्विलिब्रियम स्टेज में हों। लेकिन सर अगर इन दोनों में से एक को ही चुनने की बात है तो मैं निश्चित तौर पर सर जीडीपी के ऊपर मैं एचडीआई को वरीयता दूंगा। अंतिम प्रश्न आपसे, आप काफ़ी यंग हैं और अगर आपका चयन हो जाता है एसडीएम में, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल से सर्विस किया हुआ है और उनका माइंडसेट फिक्स्ड है। तो वो उनको कैसे आप अपने विचारों द्वारा कैसे प्रेरित करेंगे अच्छा कार्य करने के लिए? सर, एज यू सेड कि उन लोगों का एक सोचने का एक निश्चित नज़रिया है, निश्चित तरीका है।
सर मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी ड्यूटीज़ मुझे दी जाएंगी, अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही कुशल तरीके से, निपुणता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, तो सर कहीं न कहीं ये उन लोगों को भी संदेश देगा कि निश्चित तौर पर ये व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को लेके इतनी निष्ठा से काम कर रहा है, इतने सेवा भाव से काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे हमें भी ये समझना चाहिए कि क्यों नहीं हम एक जूनियर जो कि इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके जैसा काम कर सकते हैं या उससे कोई भी मूल्य सीख सकते हैं। निश्चित तौर पर सर मुझे उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन मैं हमेशा एक लॉ एंड माय सीनियर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहूँगा। और सर उस कोऑर्डिनेशन को बैठाने में मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वाक्पटुता की, अपने विचारों की सात्विकता की। तो सर मैं इस पे काम बहुत बहुत करूँगा। धन्यवाद। नितिन, यस सर। आप जिस क्षेत्र से आते हैं यस सर। उसके नज़दीक से एक एक्सप्रेसवे गुजरता है, यस सर। कौन सा एक्सप्रेसवे? सर मैं मैनपुरी ज़िले से आता हूँ, वहाँ से वहाँ के नज़दीक से अभी सर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन हुआ है, वो भी इटावा से गुजरता है। लेकिन सर उससे भी नज़दीक से हमारे यहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे गुजरता है। आगरा लखनऊ जो आगरा एक्सप्रेस- लखनऊ एक्सप्रेसवे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो एक एक्सप्रेसवे बनने के बाद पूरे क्षेत्र के विकास में परिवर्तन आते हैं। तो चूंकि आप युवा हैं, आपने कुछ परिवर्तनों को महसूस किया होगा। क्या क्या परिवर्तन जो है वो आपने महसूस किए? सर हाईवे का बनना निश्चित तौर पे सर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को दर्शाता है। मैं, जैसा कि सर आपने पूछा कि मैं क्या महसूस करता हूँ, सर मैंने देखा है कि मेरे यहाँ पे जो फसलें पैदा होती हैं, उन्हें दूर की मंडियों में अगर हम लोग बेचने जाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा मूल्य मिलता है उनका। अभी तक क्या होता था सर, अगर हमें अपनी फसलों को आगरा में या अलीगढ़ में या बनारस की मंडियों में भेजना होता था, तो हमारे पास संसाधन नहीं थे। संसाधन के रूप में यदि वाहन हैं भी हमारे पास, तो बुनियादी संरचना नहीं है कि हम अपने सामान को एक ठीक-ठाक कीमत में वहाँ पर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर वहाँ पर पहुँचाकर पर्याप्त मुनाफ़ा कमा सकें। लेकिन सर आज दूरस्थ मंडियों में भी जो फसल उत्पाद हैं हमारे यहाँ के, वो बेचे जा सकते हैं, किसानों को लाभ हो रहा है। दूसरी तरफ सर मेरा मानना है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट या कंट्री का बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पर सर वो जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो जीडीपी है या ह्यूमन डेवलपमेंट भी है, सर उसमें कहीं न कहीं उसके उन्नयन में हितकर होता है। और इससे एक दो कोई चुनौतियां डेवलप हुई हों एक्सप्रेसवे के बनने से इस क्षेत्र में? सर निश्चित तौर पर चुनौतियाँ आई हैं। सर यू आस्क्ड बिफोर कि मेरे यहाँ से सबसे नज़दीक पड़ता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो सर कुछ गांव भी बीच में ऐसे थे, जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इनिशियल स्टेज में था, तो बीच में कुछ ऐसे गांव थे जो जहाँ पे जो आबादी रह रही थी, वो बहुत ही गरीब और वंचित तबका के लोग थे। सर उनको हटाया गया और यद्यपि उन्हें जो पर्याप्त कीमत होनी चाहिए उसकी, उनका रिहैबिलिटेशन के लिए उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। लेकिन सर मैं मानता हूँ कि जब उनका वो आवास चला गया, तो उन लोगों में इतनी समझदारी नहीं थी कि वो लोग उस पैसे का सदुपयोग कर सकें। तो सर वो उनमें से मैं मानता हूँ 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन पूर्णतः आज भी उनके बच्चे अनरिहैबिलिटेटेड हैं और उन्हें दर-दर कहीं न कहीं भटकना पड़ रहा है या फिर मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को कुछ विचार करना यस सर। चाहिए था। आप हिंदी साहित्य के भी छात्र हैं, यस सर। गोदान पढ़ा होगा आपने? यस सर। ठीक है। दो कैरेक्टर का नाम मैं बोल रहा हूँ, उसके बीच जो है कि कुछ बिंदुओं की चर्चा आप करें, मालती व सरोज। आई एम सॉरी सर, सरोज के बारे में मुझे कुछ अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मालती जी के बारे में चलिए मालती के बारे में ही बता दीजिए। सर मालती जी, लेकिन सर उसके बीच में मेहता जी के संवाद को लाना पड़ेगा यदि मैं ठीक है, कोई बात नहीं। सर मालती जी और मेहता जी संवाद कर रहे हैं, क्योंकि मेहता जी दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और मालती जी जो हैं वो बहुत ही उदारवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। तो मेहता जी कहते हैं कि प्रेम खूंखार शेर की तरह है, और अगर इसे लगता है कि किसी पर मतलब किसी और का अधिकार हो रहा है, किसी की प्रेमिका पर या प्रेमी पर किसी और का अधिकार हो रहा है, तो शेर की भांति हमें एकदम झगड़ालू हो जाना चाहिए। तो मालती इस बात का विरोध करती हैं और कह रही हैं कि प्रेम शेर की भांति नहीं है, प्रेम तो बहुत ही सात्विक है, उसमें तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सर ये मुझे उन लोगों के बीच का बात अब याद आ रहा है।
प्रेमचंद का एक कथन है गोदान में ही कि पुरुष अगर स्त्री के गुण को प्राप्त कर ले तो वह देवत्व को प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर कोई स्त्री पुरुष के गुण को प्राप्त कर ले तो वह उल्टा हो जाती है। तो क्या ये प्रेमचंद की जो सोच है या विचार है, ये पुरुषवादी मानसिकता से प्रेरित दिखाई देती है? सर मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है सर, प्रेमचंद जी जिस युग में जी रहे थे, उस युग में भी वो नारी सशक्तिकरण के पक्षधर थे, उस हद तक जिस हद पर आज हम नारी सशक्तिकरण के बारे में सोच सकते हैं। उनके कहने का तात्पर्य सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उनके कहने का तात्पर्य ये था कि महिला जो है, एक जो नारी है, वो जो सहज मानवीय मूल्य हैं, जो प्रेम है, ममता है, दया है, करुणा है, उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है। एक पुरुष कहीं न कहीं ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक तौर पे भी एक महिला की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति ने ही ममता के वर्ण के क्रम में एक पुरुष को नहीं चुना है, महिला को चुना है। तो सर पुरुष को उन मूल्यों से वंचित दिखाया गया है प्रेमचंद जी द्वारा, और महिला को उन मूल्यों से लैस दिखाया गया। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर की दिया नितिन आपने। अब अंतिम प्रश्न है मेरा कि हिंदी भाषा के विकास में विदेशी भाषाओं के कुछ योगदान को जो है वो बताइए। हिंदी भाषा के विकास में विदेशी भाषाओं का योगदान, कौन कौन सी विदेशी भाषाओं ने हिंदी भाषा के विकास में योगदान दिया है, पहले तो यही बताइए। पहले क्रम में तो सर सबसे पहले मैं मानता हूँ सर उर्दू या अरबी फारसी। उर्दू विदेशी भाषा है? आप उर्दू को विदेशी भाषा मानते हैं? आई एम सॉरी सर, मैं फारसी कहने वाला था। फारसी इज ऑल्सो इज नॉट विदेशी, लेकिन सर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि फारसी विदेशी भारतीय भाषा नहीं है। हाँ, फारसी भाषा जो है। तो सर जो मुगल आए थे, मुगल थे हमारे यहाँ पे शासन कर रहे, तो उनकी राजकीय भाषा थी फारसी। तो निश्चित तौर पर सर हिंदी भाषा में आज जो विविध प्रकार के शब्द, विभिन्न भाषाओं के शब्द सम्मिलित किए गए हैं। चलिए फारसी हो गया, फारसी के अलावा बताइए। फारसी के अलावा सर अंग्रेजी भाषा ने भी प्रभावित किया है हिंदी को। ठीक है। उसके अतिरिक्त सर मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर। पुर्तगाली भाषा, डच भाषा, इस सब ने कोई जो है वो किया है? यस सर। फ्रेंच भाषा, जापानी भाषा, यस सर, सब ने प्रभावित किया है। जी सर। कोई पुर्तगाली भाषा के शब्द आ रहे हैं या दिमाग में जो हिंदी भाषा में हम लोग आम तौर पर प्रयोग करते हैं? सर मुझे अलमारी शब्द पुर्तगाली भाषा का लग रहा है, और सर जैसे रिक्शा शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द लग रहा है। आई डोंट नो सर एग्जैक्टली। ठीक है नितिन, थैंक यू नितिन। थैंक यू सर। नितिन, यस मैम। अभी पैंडेमिक की वजह से शिक्षा के स्तर में कमी आई थी, तो इसकी वजह से एक लर्निंग पॉवर्टी नाम का शब्द प्रचलित हुआ है। आपने सुना है लर्निंग पॉवर्टी? मैम मैंने सुना है, लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ इसके बारे में। आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में? नहीं मैम, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एग्जैक्टली एकदम इसी पे फोकस्ड होके मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ क्या है। बताइए क्या है। मैम जो लर्निंग पैटर्न है उसमें जो गिरावट महसूस की गई थी पेंडेमिक के दौरान, मैं यही समझ पा रहा हूँ। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग मैम। चलिए कोई बात नहीं। एसर रिपोर्ट्स के बारे में तो पता होगा आपको, एसर प्रथम जो रिलीज़ करता है एसर रिपोर्ट्स। सॉरी मैम। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों के उत्पादन में टॉप पर है? मैम उत्तर प्रदेश सबसे पहले तो अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके साथ अनाज ही में दोनों, गेहूं, चावल? नहीं, मैं कुल अनाज उत्पादन की कुल बात कर रहा अनाज, ठीक है। हूं। और उसके साथ ही गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर काबिज है। अभी हाल ही में इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर काबिज हुआ है। उसके अतिरिक्त मैम आलू है और गन्ना है, इन फसलों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। कुछ मिनरल्स हैं जिनमें प्रथम है? मैम मिनरल्स मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ जो कम्युनल बनने की एकदम वर्ज पे है कि अब हो सकता है कि अब ये हाथ से निकल जाए, एक आम आदमी होने के नाते आप वहाँ पे क्या करेंगे कि वो शांत हो जाए माहौल? मैम जहाँ तक कम्युनल रियॉट्स या फिर कम्युनल डिसहार्मनी का सवाल है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक चिंगारी होती है, उसकी एक शुरुआत होती है। वो शुरुआत एक व्यक्ति या कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के समूह से ही होती है। वो एक निश्चित मत का भ्रामक प्रचार करते हैं सर्वप्रथम। एज यू आस्क्ड मैम कि मैं
एज ए नॉर्मल सिटीजन, एक सामान्य नागरिक होने के नाते क्या कर सकता हूँ वहाँ पे। तो मैम मैं जितने भी मेरे साथी होंगे या जो मुझसे जुड़े हुए लोग होंगे, या अगर मुझे ऐसा मौका मिल पाता है कि सारे लोग मुझे सुन सकते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप लोग सिर्फ एक एवेल्युएशन कीजिए, आप एक निष्कर्ष निकालिए कि जिस तथ्य को लेके, जिस विचारधारा को लेके आज आप उग्र हो रहे हैं, क्या वो सत्य है? और अगर सत्य निकलती है तो निश्चित तौर पर आप अपना आप विरोध समझ प्रदर्शन रहे हैं, कीजिए। आप एक ऐसी भीड़ से बात कर रहे हैं जो उन्माद में है, जो गुस्से में है, और हो सकता है वो शायद 5 सेकंड के लिए भी सोचने को तैयार नहीं है, और उससे आप पूछ रहे हो कि क्या ये सच है। आपको लगता है वो ऐसा विश्लेषण करने की स्थिति में है, ऐसी भीड़? अगर मैम इतना अल्प समय है मेरे पास, हाँ, और चूंकि मेरी जान पर भी खतरा है, हाँ, तो मैम तुरंत मतलब इस समस्या में मैम मैं जो करना चाहूँगा, अगर मुझे ये क्लियर हो पा रहा है कि वो भीड़ किसी विशेष संप्रदाय की है या सांप्रदायिक बिगौटी के कारण आई है, तो उनके धर्म के किसी महानुभाव की कोई 1-2 पंक्तियां मैं जरूर बोलूँगा, जो उन्होंने मानवता आप को। पुलिस को कॉल नहीं करेंगे सबसे पहले? पुलिस को कॉल करने का टाइम ही नहीं होगा, 5 मतलब सेकंड वो आपने कहा। पंक्तियां सुनाने का टाइम की जगह मैम पुलिस वो को जल्दी कॉल से कर बोल सकते? सकता हूँ शायद, अच्छा, इससे ठीक है, पहले कि मैं पुलिस से कॉल करूँ। ठीक है। ये बताइए कि मैं आपको 5 ऑप्शंस दे रही हूँ। आपको अगर बजट एलोकेशन करना है इन चीज़ों में, तो सबसे वरीयता के क्रम में आप इनको लगा दीजिएगा, ओके ठीक है? मैम। सबसे ऊपर जो आपको सबसे ज़रूरी लगता है, और सबसे नीचे जो सबसे कम ओके। ज़रूरी। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके। डिफेंस, सोशल स्कीम्स, ओके सब्सिडी, और हेल्थ एंड एजुकेशन। मैम, फर्स्ट मैं रखूँगा सोशल स्कीम्स, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, हम्म, उसके बाद डिफेंस, हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। एंड लास्ट में व्हाट वाज द सब्सिडी। फिफ्थ ऑप्शन? सब्सिडी लास्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से मूव करेगी ग्रोथ बाकी सब चीज़ों की, पैसा आएगा सरकार के पास, तभी सोशल जस्टिस पे लग पाएगा। निसंदेह मैम, पांचों ऑप्शंस ही प्रथम स्थान पर ही रखने लायक हैं, लेकिन अगर हमें माइनर वरीयता देनी है तो मैं निश्चित तौर पर यही क्रम रखूँगा। ठीक है, धन्यवाद नितिन। थैंक यू मैम। आपको हिंदी गाने सुनना पसंद है, हिंदी गाने गाना पसंद है, तो हमें बताएं कि आप क्या सुनते हैं और क्या गाते हैं? सर मैं हिंदी गाने सुनता हूँ और हिंदी गाने गाता भी हूँ। ऐसा कुछ सर मुझे विशेष उसके प्रकार नहीं पता है कि मैं दरअसल क्या सुनता हूँ, क्या गाता हूँ, लेकिन सर जस्ट फॉर इंटरेस्ट, एक नहीं, रुचि के आप तौर। बॉलीवुड गाने सुनते हैं, क्लासिकल गाने सुनते हैं, किस तरह के गाने सुनते हैं आप? सर मैं क्लासिकल गाने भी सुन लेता हूँ, बॉलीवुड के भी सुन लेता हूँ। अच्छा क्या लगता है? सर दोनों ही अच्छे लगते हैं मुझे। गाना क्या अच्छा लगता है आपको? कौन से गाना अच्छा लगता है? क्लासिकल गाने गाना अच्छा लगता है, सुनना दोनों ही अच्छा लगता है। क्लासिकल गाना जो आपको बहुत ही पसंद हो, जस्ट 4 पंक्तियां हमें सुनाइए। गुलाम अली जी की एक गज़ल किसी है। की भी, आपको जो लगता हो कि वो आपके हृदय के बहुत करीब हो, सुनाइए हमें। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा थैंक यू सकते हैं। सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आइए बैठ। कैसा अनुभव रहा आपका? आई वॉज वेरी नर्वस इन फर्स्ट 5 मिनट्स। आपका कब है इंटरव्यू? है कब? आपने 23 को लिखा है, रियल इंटरव्यू कब है आपका? 28 तारीख को। 28 को है, अच्छा चलिए 4 दिन है आपके पास। हाँ बताएं। तो सर मैं बहुत सहमा हुआ सा था, तो इसलिए सर मैं जो बोलना चाह रहा था वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन बाद में सर मैं बहुत ही तसल्ली में बैठा। देखिए, आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, वेरी सोबर, वेरी सिंपल, वेरी ऑनेस्ट पर्सन, इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस इज देयर इन यू। आप जो भी बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, बाय एंड लार्ज आप अच्छे ढंग से आप अपने भावनाओं को, अपने व्यूज़ को आप क्लियरली पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप बहुत यंग हैं और ईमानदार हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। पेशेंस है आप में, क्वेश्चन सुनते हैं, कंट्रोवर्सी मतलब बाय एंड लार्ज आर्गूमेंट में नहीं पड़ते हैं।
इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप जाएंगे। तो नंबर 1, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। यू हैव टू गेट ओवर योर नर्वसनेस, समझ रहे हैं ना। जब आप एंटर करें विथ ए स्माइलिंग फेस, विथ ए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, समझ रहे हैं ना, और लगे कि एज एन एंथुजियास्ट, यंग एंथुजियास्ट आ रहा है, तो देखते ही मन खुश हो जाए लोगों का, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रोटोकॉल है अपना परमिशन लेके, ग्रीट करके परमिशन लेके आप बैठ जाए। कुल मिला के आपका काफ़ी अच्छा गया, लेकिन शुरू में साइन ऑफ नर्वसनेस की वजह से थोड़ी सी स्थिति खराब हुई आपकी, लेकिन फिर आप आगे बढ़ गए। कोशिश कीजिएगा जब आप जा रहे हो इंटरव्यू में वो स्थिति ना आए जहाँ कि रुक जाना पड़े आपको और फिर परेशान होना पड़े। इसका ध्यान बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, तो थोड़ा भी इधर उधर होने से ना परेशानी आ जाएगी। दूसरा चीज़ जो आँखों कानों को इरिटेट कर रहा था, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये फिर ये बीच में अंग्रेजी के हाफ सेंटेंसेस, हाफ वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं। यू आस्क्ड बिफोर, एज यू सेड, एज यू आस्क्ड। फारसी इज ऑल्सो नॉट अ विदेशी लैंग्वेज। क्या ज़रूरत है सबकी, समझ रहे हैं ना। ये आपके भाषा के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। हिंदी इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जब आप हिंदी में बोल रहे हैं, हैव कॉन्फिडेंस एंड टेक प्राइड इन स्पीकिंग इन हिंदी, समझ रहे हैं ना। तो हिंदी बोल रहे हैं तो प्यार, अदरवाइज आप अंग्रेजी बोलिए। ये तो आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने सोचा है कि मैं हिंदी में बोलूँगा। हिंदी अच्छी है आपकी। आपने जब गोदान पर जब चर्चा की, आपने बहुत ही अच्छा आपने बोला। जब इतनी अच्छी हिंदी है तो इसको आप मलिन क्यों कर रहे हैं ये सब बोल के, एज यू आस्क्ड बिफोर, एज यू सेड, दिस इज ऑल्सो एन इंग्लिश लैंग्वेज, सर मैं ये सोच के आया था कि एक्चुअली मुझे बहुत ढंग से हिंदी ही बोलनी है, और मैं सर हिंदी बोल लेता हूँ ठीक ठाक, लेकिन सर शुरुआत में थोड़ा सा वो नर्वसनेस की वजह से इस पर्पस भी वही है। यहाँ आया है तो आपको शिक्षा यही मिली कि इस तरह के शब्दों के चयन से बचे, इस तरह के स्टेटमेंट बिल्कुल न दे, नहीं तो इतना अच्छा इंटरव्यू में वो बीच में अवरुद्ध हो जाता है। लगता है कि ये भाई भाषा पर पकड़ नहीं है इसकी, समझ रहे हैं ना। इसलिए इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कोशिश करें। बोल चाल की इंग्लिश वर्ड कोई एक आधा निकल जाता है तो ठीक है, लेकिन ये काम ना करें आप। दूसरा, अगर आपको लगता हो कि सिचुएशनल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें कहीं बाद में भी लगता हो कि हमसे गलती हो गई है, तो उसको एडमिट कर लें, ना कि डिफेंड करें उसको। आपसे पूछा गया कि आपने सोचा, मन में सोचा होगा कि मैं समझा दूंगा, मैं ये करूंगा, कोई विचार आया होगा, तो आपने कहा कि मैं समय कम है तो मैं 4 पंक्तियां बोल लूँगा उसको, ठीक है ना। फिर आपको कन्फ्रंट किया बोर्ड मेंबर ने कि भाई आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे, तो फिर आपने डिफेंड कर दिया अपना स्टैंड, नहीं सब 4 मिनट में हो क्या सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। जब अगर बोर्ड के मेंबर ने, एक सीनियर में कुछ कहा है आपको, एक समय के लिए, 1 मिनट के लिए घंटी बजनी चाहिए कान में, सही तो नहीं बोल रहे हैं। तो डिफेंस पर लोग, नेचर होता है कि आप डिफेंस मैकेनिज्म पर आ जाते हैं, वो मत रहिए। न्यूट्रलिटी मेंटेन कीजिए। लगा हाँ सर मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे लगता है कि मुझे यही कार्य करना चाहिए था पहले, हो गया, बात खत्म हो गई वहीं पे। इस तरह के जो कौन से की समस्या आएगी कहना बड़ा मुश्किल है, बट ऐसी कोई भी समस्या आ जाए तो दुविधा में मत पड़िएगा, समझ रहे हैं ना। मान लीजिएगा हाँ ये सोच हमारी थी, लेकिन आपने बताया तो मुझे लग रहा है ये सोच सही है, बात खत्म हो गई वहीं पे। सर जैसे एग्जाम वो इंटरव्यू पैनल द्वारा यदि मुझसे कोई तथ्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है और सर उसका उत्तर नहीं आ रहा है, जैसा कि मैम ने पूछा था, ना बोल दीजिए, रिपोर्ट वाला। बिल्कुल, देखिए हजारों लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं, है कि नहीं। एक्सपेक्टेड तो नहीं कि आप सबका जवाब दे ही पाएंगे आप। हाँ सर। आपका ये इंटरव्यू है पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरएक्ट करके हम देखते हैं कि लड़का है कैसा, ईमानदारी इस लड़के में है कि नहीं, ये आदमी न्यूट्रल है कि नहीं, ये आदमी आर्गुमेंटेटिव है या नहीं, इसके आइडियाज़ ओरिजिनल है कि नहीं, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं कि नहीं इसके दिमाग में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है कि नहीं इसकी, और एक जज्बा इसमें है कि नहीं। इन चीज़ों को देखा जाता है। उसमें अगर 4 क्वेश्चन में तथ्यात्मक आप ना बोल पाए तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर 1 या 2 भी अगर आप अच्छे से बोल पाए, जैसे गोदान में आपने बहुत अच्छा बोला, वो एक ही प्रश्न काफ़ी था आपको जज करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो आप बहुत अच्छा करेंगे, बस सिर्फ अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कीजिए, अपने को समझाइए, ऑल इज़ गुड।
सर बियरिंग में कुछ सुधार करना हाँ चाहिए नहीं, पहनावे आप में? हमारे यही पहन के जाएंगे ना आप? सर टाई बदलूंगा। टाई बदल लीजिए, हाँ मैं वही कहने जा रहा था, टाई बदल लीजिए, अदरवाइज काफ़ी अच्छा है। पैरों को थोड़ा सा और सटा के बैठिए, पैरों को थोड़ा सा, बस इतना काफ़ी है, इतना। इट्स वेरी डिसेंट लुक, यंग हैं आप, अच्छा है, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होता है, टोटल पर्सना जिसको बोलते हैं, बहुत एनर्जी एमिनेट करता है, इसका फ़ायदा उठाइए और थ्रू आउट अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखिएगा 20-25 मिनट। यस सर। और स्माइलिंग फेस ऑलवेज रहना चाहिए, चेहरे पे चमक जिसको कहते हैं ना, वो रखिएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।